हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जी के वायुराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है भूकंप। क्या है हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों? भूकंप। दोस्तों आज हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारी देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज भूकंप के बारे में देखेंगे, उसका आज पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं। भूकंप की परिभाषा। भूकंप की परिभाषा क्या है? तो उससे परिभाषा देखने से पहले उसका अर्थ क्या है दोस्तों? भूकंप दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। क्या दोस्तों? भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप, जिसका सामान्य अर्थ है दोस्तों भूमि में कंपन। क्या? भूमि में कंपन। क्या दोस्तों? जो भूकंप है ये दो शब्दों से बना है, भू प्लस कंप, जिसका अर्थ है भूमि में कंपन। और भूकंप की परिभाषा है दोस्तों किसी ज्ञात अज्ञात या प्राकृतिक मानव जनित या अंतर्जात बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन होता है, तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। किसे? किसी ज्ञात या अज्ञात से, किसी प्राकृतिक या मानव जनित से, किसी अंतर्जात या बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन होता है, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो समझ में आ गया कि यह इसका अर्थ क्या है, भूमि में कंपन, और उसकी परिभाषा क्या है। अगला है भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। तो दोस्तों भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या होते हैं देख लेते हैं ना। तो दोस्तों ये धरातल है। क्या दोस्तों? ये धरातल है, और धरातल के नीचे दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? धरातल के नीचे दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहां धरातल के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। जहां धरातल के नीचे जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। समझ में आ गया भूकंप मूल क्या होता है? दूसरा भूकंप अधिकेंद्र। तो दोस्तों ये धरातल है और यह भूकंप मूल है। और जहां धरातल पर सबसे पहले जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाएगा, तो उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। उस स्थान को हम जहां भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाएगा उस स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। मतलब कि भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव दोस्तों धरातल पर किया जाएगा, और जहां धरातल पर किया जाएगा उसी स्थान को हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या होते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो भूकंप अधिकेंद्र है, भूकंप अधिकेंद्र पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। मतलब कि भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। क्या दोस्तों? भूकंप की तीव्रता है वह ज्यादा होती है, अधिक होती है, या गति भी कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये था हमारा भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। अब है दोस्तों सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ। दोस्तों सिस्मोलॉजी में दोस्तों भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है दोस्तों सिस्मोलॉजी में। दूसरा सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ पर वह उपकरण है जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ वह उपकरण है दोस्तों जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगों का मापन किससे किया जाता है, तो वह सिस्मोग्राफ से किया जाता है। कि दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट?
दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। भूकंप दो शब्दों के मेल से बना, भूकंप और कंप। इसका सामान्य अर्थ भूमि में कंपन। इसकी परिभाषा है किसी ज्ञात अज्ञात प्राकृतिक मानव जनित अंतर्जात बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप मूल भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र जहाँ भूकंप का धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाएगा उसको हम भूकंप अधिकेंद्र कहेंगे। सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है और सिस्मोग्राफ में वह उपकरण है जिससे भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। दोस्तों आगे हैं दोस्तों भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किन चीजों से मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा है रोसी-फेरर स्केल। रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रोसी-फेरर स्केल से दोस्तों इन तीनों स्केलों से दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों रिक्टर स्केल और अब दोस्तों हमने देख लिया कि भूकंप की तीव्रता किन से मापी जाती है? रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रोसी-फेरर स्केल से। अब दोस्तों रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बीच में अंतर देख लेते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं, हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो रोसी-फेरर स्केल है इसके बारे में ज्यादा हमारे पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको इनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों पहला रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, इधर है दोस्तों रिक्टर स्केल और यह है मर्केली स्केल, दोनों के बीच में अंतर। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल की खोज दोस्तों चार्ल्स रिक्टर ने की थी। किसने की थी? रिक्टर स्केल की खोज दोस्तों चार्ल्स रिक्टर ने की थी, और जबकि मर्केली स्केल की खोज जी मर्केली ने की थी। किसने की थी दोस्तों मर्केली स्केल की खोज? मर्केली स्केल की खोज दोस्तों जी मर्केली ने की थी और रिक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी। दोस्तों जो चार्ल्स रिक्टर वैज्ञानिक है यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिक्टर स्केल की खोज की थी, और जो जी मर्केली वैज्ञानिक है यह इटली के वैज्ञानिक है जिन्होंने मर्केली स्केल की खोज की थी। दोस्तों रिक्टर स्केल की खोज किसने की? चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर के नाम पर ही दोस्तों रिक्टर स्केल नाम रखा गया है ना दोस्तों? रिक्टर स्केल या चार्ल्स रिक्टर। और जो जी मर्केली है वैज्ञानिक जिन्होंने मर्केली स्केल खोज की थी, जी मर्केली वैज्ञानिक को उन्हीं के नाम पर मर्केली स्केल उसका नाम रखा गया है मापन का। अब है दोस्तों दूसरा पॉइंट है भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर यह मापन करता है। क्या करता है दोस्तों? जो रिक्टर स्केल है यह भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर मापन करता है, जबकि मर्केली स्केल दोस्तों भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर मापन करता है। रिक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर मापन करता है और मर्केली स्केल भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर मापन करता है। यह तो हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है। ये क्या है दोस्तों? जो रिक्टर स्केल है यह वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक, वैज्ञानिक पैमाना है, और जो मर्केली स्केल है यह व्यक्तिनिष्ठ और गुणात्मक पैमाना है। क्लियर कि दोस्तों जो मर्केली स्केल है व्यक्तिनिष्ठ और गुणात्मक पैमाना है, और जो रिक्टर स्केल है यह वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है। चौथा पॉइंट है यह खुला पैमाना है। क्या है दोस्तों? रिक्टर स्केल खुला पैमाना है और मर्केली स्केल बंद पैमाना है। क्या है? रिक्टर स्केल मर्केली स्केल बंद पैमाना है और रिक्टर स्केल खुला पैमाना है और मर्केली स्केल बंद पैमाना है।
जो पैमाना है, ये रिक्टर स्केल जो पैमाना है, पैमाने की संख्या दोस्तों 0 से 10 तक होती है। क्या होती है? 0 से 10 तक इसकी संख्या होती है। जबकि मर्केली स्केल जो पैमाना है, इसकी संख्या 1 से 12 तक होती है। 1 से 12 तक होती है दोस्तों मर्केली स्केल की संख्या पैमाने की। दोस्तों जब 0 इसकी जो संख्या है, रिक्टर स्केल जो पैमाना है, इसकी संख्या 0 से 10 तक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खुला पैमाना। मतलब कि दोस्तों अगर ज्यादा तेज 0 से 10 तक की संख्या है, उससे ज्यादा अगर भूकंप आ जाए तीव्र गति से, तो उसका भी मापन कर सकता है यह रिक्टर स्केल पैमाना। अगर तीव्र गति से 0 से 10 तक की संख्या के आगे भी अगर बहुत तेजी से अगर भूकंप आए, तो उसका यह पैमाना निकाल सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे खुला पैमाना कहते हैं। जबकि जो मर्केली स्केल है, इस पैमाने की संख्या 1 से 12 तक है, और ये क्या है? बंद पैमाना। मतलब कि अगर 1 से 12 तक की संख्या के बाद अगर तीव्र गति से भूकंप आ जाए, तो उसका मापन मर्केली स्केल उसका मापन नहीं कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे बंद पैमाना कहते हैं। दोस्तों छठवां पॉइंट है, यह शुद्ध पैमाना है। क्या है? यह शुद्ध पैमाना है। और जो मर्केली स्केल है, यह दोषपूर्ण पैमाना है। क्या दोस्तों? जो मर्केली स्केल है, यह दोषपूर्ण पैमाना है, और रिक्टर स्केल शुद्ध पैमाना है, एकदम शुद्ध पैमाना है। ये था हमारा रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बारे में जानकारी, या हम कह सकते हैं रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल, दोनों में अंतर। दोस्तों इसका एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा ना। रिक्टर स्केल चार्ल्स रिक्टर ने इसकी खोज की थी। फ्रांस के वैज्ञानिक है। भूकंपीय तरंगों से विमुक्त ऊर्जा के आधार पर यह पैमाना निकालता है। वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक और वैज्ञानिक पैमाना है। खुला पैमाना है दोस्तों। यह इसकी पैमाने की संख्या 0 से 10 तक होती है, और यह शुद्ध पैमाना है। जबकि मर्केली स्केल, इसकी खोज जी मर्केली ने की थी। यह इटली के वैज्ञानिक है। मर्केली स्केल भूकंपीय तरंगों से हुए नुकसान के आधार पर पैमाना निकालता है, और व्यक्ति निष्ठ और गुणात्मक पैमाना है, और यह बंद पैमाना है। इस पैमाने की संख्या 1 से 12 तक की है, और यह दोषपूर्ण पैमाना है। तो इसका भी हमने रिवाइज कर लिया दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बीच में अंतर। आगे दोस्तों पहली समभूकंपीय रेखा। तो आप सोचोगे समभूकंपीय रेखा क्या होती है? तो समभूकंपीय रेखा को दोस्तों आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? समभूकंपीय रेखा को आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। समभूकंपीय रेखा होती क्या है? तो दोस्तों समभूकंपीय रेखा समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। समभूकंपीय रेखा अच्छे समझा देता हूं दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है, कि जहां समान भूकंपीय ये तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। मतलब कि दोस्तों जब भूकंप आएगा, जहां भूकंप समान तीव्रता वाले स्थानों को भूकंप आएगा, और जहां भूकंप की तीव्रता समान होगी, जिन जिन स्थानों पर दोस्तों भूकंप की तीव्रता समान होगी, उन स्थानों को या उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समभूकंपीय रेखा। क्या दोस्तों? जहां जब भूकंप आएगा, और जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता समान होगी, तो उन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समभूकंपीय रेखा। इसे हम आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं। लाइन को हम रेखा कहते हैं। लाइन को हम रेखा भी कह सकते हैं ना दोस्तों। दूसरी है समाघात रेखा। समाघात रेखा
समान आघात, मतलब कि दोस्तों जब भूकंप आएगा, भूकंप नुकसान तो करता ही है दोस्तों, तो जहां भूकंप आएगा दोस्तों, जिन जिन स्थानों पर भूकंप समान आघात करेगा, मतलब कि जिन जिन स्थानों पर या जिन जिन क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप समान नुकसान करेगा, बराबर नुकसान करेगा, उन सभी क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समाघात रेखा। क्लियर कि समाघात रेखा क्या होती है, समझ में आ गया होगा। तीसरी है होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन या होमोसिस्मल रेखा भी कह सकते हैं, आपको जो कहना है, होमोसिस्मल रेखा या होमोसिस्मल लाइन। एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है दोस्तों होमोसिस्मल लाइन। कि एक ही समय में आने वाले जिन क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप एक ही समय पर आएगा, मतलब कि दोस्तों भूकंप आएगा, जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन स्थानों पर भूकंप एक समय आएगा, एक टाइम पर एक ही समय पर आएगा, उन सभी क्षेत्रों को या उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी होमोसिस्मल लाइन या होमोसिस्मल रेखा। कि जहां भूकंप एक समय आएगा, उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी होमोसिस्मल लाइन। अगली है दोस्तों, ये थी हमारी तीन रेखा, समभूकंपी रेखा, समाघात रेखा और होमोसिस्मल रेखा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा चीन। चीन सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था, किसने? चीन ने। जो चीन देश है दोस्तों, चीन देश ने दोस्तों सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था कि भूकंप ऐसे आ सकता है, भूकंप का अनुमान लगाया था। अगला, भूकंप का क्या संकेत, जरूरी पॉइंट, कि भूकंप जब आएगा तो उसका क्या संकेत है, मिलेगा अपन को कि भूकंप आने वाला है। तो वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि। अगर आप देखते हैं कि वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो आप समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। क्या आने वाला है? भूकंप। ये भूकंप आने का संकेत है। क्या? वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों अब है रेडोन गैस सर्वाधिक दोस्तों मरुस्थलीय भागों में ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों जो रेडोन गैस है ये वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि। जो रेडोन गैस है दोस्तों ये मरुस्थलीय भागों के जो वायुमंडल है दोस्तों मरुस्थलीय भाग उनमें सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और यह जल वाष्प जो रेडोन गैस है यह जल वाष्प को अवशोषित करती है। क्या करती है दोस्तों? जो रेडोन गैस है यह जल वाष्प को अवशोषित करती है रेडोन गैस। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट? समभूकंपीय रेखा आइसोसिस्मल लाइन भी कह सकते हैं इसे। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समभूकंपीय रेखा। दूसरी समाघात रेखा समान आघात जिन स्थानों समान आघात करता है भूकंप उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा समाघात रेखा कहलाती है। होमोसिस्मल लाइन एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है होमोसिस्मल लाइन। चीन ने सर्वप्रथम भूकंप का अनुमान लगाया था और भूकंप का क्या संकेत है? जब वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो आप समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है। आगे हैं दोस्तों भूकंप के कारण। क्या है दोस्तों? भूकंप के कारण। तो दोस्तों भूकंप आने के क्या कारण है? मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण। मानव जनित कारण कौन से हैं और प्राकृतिक कारण कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों मानव जनित है, पहला है बांध का निर्माण। क्या है? बांध का निर्माण।
दोस्तों बांध का जब निर्माण करते हैं तब उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। जो बांध में दोस्तों जब जल भराव क्षमता अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, जब बांध में जल भराव क्षमता अधिक हो जाती है तो भूकंप आने की संभावना रहती है। जैसे 11 दिसंबर 1967 में महाराष्ट्र में भूकंप आया था। किस कारण? कि वहां कोयना बांध का निर्माण किया गया था, इसलिए वहां दोस्तों भूकंप आया था महाराष्ट्र में। बांधों का निर्माण मतलब कि जल भराव क्षमता अधिक हो जाने के कारण भूकंप आ सकता है। दूसरा, परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण, जब परमाणु परीक्षण करते हैं दोस्तों तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरा, खनन। खनन जब होता है दोस्तों, खनन जब होता है तो उससे भी कभी कभी भूकंप आने की संभावना रहती है। चौथा, अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। क्या? अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। जब हम भूमिगत जल का दोहन करते हैं, बहुत ज्यादा भूमिगत जल का दोहन करते हैं तो उससे भी दोस्तों भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। तो दोस्तों ये 4 कारण है मानव जनित कारण। बांध को निर्माण, दूसरा परमाणु परीक्षण, तीसरा खनन और चौथा अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। ये सभी मानव जनित कारण है। अब प्राकृतिक कारण कौन से हैं? तो प्राकृतिक कारणों में से दोस्तों पहला है ज्वालामुखी क्रिया। जब दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। और दूसरा, भूपटल पर भ्रंशन। जब दोस्तों भूपटल पर भ्रंशन क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। कैसे? जब भूपटल पर भ्रंशन क्रिया होती है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। तीसरा, भू संतुलन। जब दोस्तों जो पृथ्वी है ये अपना संतुलन खो बैठती है, खो देती है अपना पृथ्वी का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है, मतलब कि भू संतुलन। तीसरा, गैसों का रिसाव। क्या है दोस्तों? गैसों का रिसाव। जब दोस्तों गैसों का रिसाव होता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, जब गैसों का रिसाव होता है। चौथा, प्लेट विवर्तनिकी। मतलब कि दोस्तों ये 2 प्लेटें हैं, जब इनकी अपसरण या अभिसारी गति, अपसरण गति और अभिसारण गति हो दोस्तों तो उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है, मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी। कैसे? जब 2 प्लेटों की जब अपसरण गति होगी या अभिसारी गति होगी तो। पांचवा, उल्कापात। जब दोस्तों उल्कापात होता है, उल्कापात आता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। छठवा, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। क्या है? प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। जब दोस्तों प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत होता है तो उससे भी भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। सातवां, पृथ्वी की घूर्णन गति। जब दोस्तों ये 4, 5, 6, 7 और 8। 8वां है दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति। जब पृथ्वी की घूर्णन गति होती है तो उससे भी भूकंप आ सकता है, आने की संभावना रहती है दोस्तों भूकंप, जब पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। तो ये 8 कारण थे प्राकृतिक कारण। भूकंप के कारणों में प्राकृतिक कारण थे ये 8। ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल पर घर्षण क्रिया, भू संतुलन, गैसों का रिसाव, प्लेट विवर्तनिकी, उल्कापात, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत और पृथ्वी की घूर्णन गति। और मानव जनित कारण थे बांधों का निर्माण, परमाणु परीक्षण, खनन, अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन। तो दोस्तों ये थे हमारे मानव जनित कारण और प्राकृतिक कारण कि भूकंप किन से आता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मतलब कि भूकंप का पार्ट 1।
अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों कल भूकंप आने वाला है, सही मतलब कि मेरा मतलब है कि भूकंप का पार्ट 2 आने वाला है। तो दोस्तों भूकंप का पार्ट 2 भी देखने नहीं भूलना। मिलते हैं भूकंप के पार्ट 2 में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक हमारे अपना ख्याल रखिए और आप स्वस्थ रहे, बेस्ट रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।